नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी सीटेट जनवरी 2024 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो एसएसटी यानी कि एसएस से अपना एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए छठी से 8वीं की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है एसएस की, वो पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 6th क्लास का जो अध्याय 5 है जो हिस्ट्री का, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते चलेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक साथ में रखना और उनको अंडरलाइन, ताकि एग्जाम के समय आप उनको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 5 है जो आपका हिस्ट्री का, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। असल में यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये पहले की बात है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के लिए एक विशेष आसन पर बिठा जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। यहाँ तक कोई भी अभी तक कोई मेन चीज नहीं आई कि भैया बस केवल एक अश्वमेध यज्ञ के लिए आया कि भैया राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा देता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथों क्या कहते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है, यानी पूजा पाठ की। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे, ये गरीब थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। वर्ण आ गया भाई। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें वर्ण कहते। बढ़िया नहीं क्वेश्चन। या वर्ण किसे कहते, लेकिन आपके तो ऑप्शन आएगा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। तो पहला वर्ग इसका था ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। वह पूजा पाठ करते थे, उसके लिए राजा महाराजा उन्हें क्या देते, उपहार देते, इनाम दे देते थे। दूसरा स्थान शासकों का था भाई। पहला ब्राह्मणों का और दूसरा शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्षत्रिय।
उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। इनका भी काम अलग बन गया भाई, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर थे विश्व या वैश्य। तीसरा कौन सा था वर्ग? विश्व या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। कौन कौन से वर्ग आते थे? पशुपालक, व्यापारी और कृषक। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन चौथा वर्ण था जो इनका क्या काम था? तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये बात। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना चाहिए। भाई पूजा पाठ तो सबका अधिकार होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? महायुगों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, चीनी, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इस रूप में जाना जाता है चित्रित धूसर पात्र के रूप में। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आगे दिखाया भाई कौसंबी जिले की दीवार दिखाई गई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये दिखाई गई जो दीवार है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। पर तो जो ताकि भी जो लोग थे उन्हें उपहार देते थे, इनाम देते थे, उनसे उनका खर्च पानी चलता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, सेना रखनी शुरू कर दी राजा महाराजा ने। तब उनको सैलरी देनी पड़ती थी, वेतन देना पड़ता था। तो अब उन्होंने क्या किया, लोगों पर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर यानी कि टैक्स। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, किसान थे, इसलिए उन पर क्या किया, फसल पर टैक्स लगा दिया। प्राय उपज का
1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। क्वेश्चन है भाई। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहा या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ये भी लगा दिया, इनके ऊपर भी कर लगा दिया। पशुपालकों को जानवर था उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों का सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अगर वे शिकार थे, जो शिकारी थे, जंगलों में कोई चीज मिल जाती थी तो उनको वहां पर राजा को देनी पड़ती। हम लोग अभी आखेट तथा खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते होंगे? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल का अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। पहले बीज थे, अब क्या इनकी छोटी छोटी पौध बना ली और पौधों को रोपना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेती मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो गंगा और सोन जैसी नदियां कहां से होकर गुजरती थी? मगध। यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगा जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे शक्की भी खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे। तो कौन कौन से शासक हुए? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। यानी कि मगध की राजधानी पहले क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना का जाता है, राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, यानी कि संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है। कौन? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेना और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। अभी हो गया नहीं? वज्जी राज्य था जो, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली बिहार थी। जो आज का बिहार है, वैशाली थी उसमें। एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वज्जी की प्रश्न पूछ लिया भाई, वज्जी की जो शासन व्यवस्था थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे गण या संघ कहते थे। ये तो चीज मेन है। पता नहीं बीच से एग्जामिनर क्या पूछ ले। और जो डिफिकल्ट लगेगा, जिसने पढ़ लिया उसके लिए आसान है, बट जिसने विस्तार से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके लिए तो समस्या होगी। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए आसान हो गया। अब जो मेन चीज अंडरलाइन कर लिया, लास्ट में हम पढ़ेंगे भाई, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। जिसे क्या कहा जाता है? गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग निकाय से लिया गया है। दिग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है।
हो गया। दिग् निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो पूछ रहे हैं वो दिग् निकाय कब लिखे गए थे? 2300 साल पहले। अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। उसके बाद है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। आ गया क्वेश्चन। 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता था? जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाए जाते थे। ये पूछ रही है कितनी बार बुलाए जाते थे? सभा 40 बार बुलाई जाती। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा ली जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। ये प्रश्न आ गया। ये लेसन था आपका। मेन मेन चीजें के पास आप जो मेन चीज आई इनको आपने अंडरलाइन कर लिया होगा जो मैंने बताई है अपने नोटबुक के अंदर। आप मेन मेन पॉइंट इनको नोट कर लेना होगा। आपका लेसन कम क्या था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।